दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10 में हैं और इस बार सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए हूबहू क्लास 10 का यूपी बोर्ड का पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। आप लोगों को पूरा पेपर, संपूर्ण पेपर हल कराऊंगा। उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हुए चलूंगा, तो वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और सारी चीज़ें जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी संस्था जो थी उसका संस्थापक कौन था? तो यंग इटली नामक जो सोसाइटी थी उसका संस्थापक मेजिन था। कौन था? मेजिन, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1857 में हुई। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था 1914 में हुआ था। इसमें काफ़ी वादे किए गए थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी भारत से वादे किए गए कि आप अपनी सेना से हमें लड़वाए, मतलब हमको अपनी सेना दीजिए, हम लड़वाएंगे, व्यक्ति को दीजिए, लेकिन देश को आज़ाद कर देंगे, ऐसा कहा गया था। वो सारी चीज़ें हम बाद में आपको, जब आपको आरआरबी ग्रुप डी वगैरह की तैयारी करवाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को आरआरबी जी वगैरह तब मैं बताऊंगा। मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैवी संसाधन है? तो निम्नलिखित में से जो अजैवी संसाधन है वो चट्टाने हैं। कौन है? चट्टाने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। कौन होती? काली मिट्टी, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित था। किससे संबंधित था? वन संरक्षण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है हमारा वो पश्चिम बंगाल में स्थित। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल आपको पहचानना है, और कौन सी है? देखो, चावल तो है नहीं, मोटे अनाज भी नहीं, कपास भी नहीं है, ये तीन तो है नहीं, बचा कौन? चना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चना। चना ही कपा मतलब कि मोटा, वो क्या कहते हैं, रबी फसल है, ठीक है। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया का आप जानते हैं खान है जो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध, काफी प्रसिद्ध है झरिया। कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध, सबसे बड़ा खान माना जाता है कोयला का, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य मतलब जिनमें संघ का ढांचा नहीं है, जिसमें भारत की तरह संघीय व्यवस्था नहीं है, मतलब कि हाँ, भारत की तरह, मतलब कि पूरे भारत के अन्य राज्यों की तरह संघीय व्यवस्था नहीं हो, कौन सा राज्य है? तो इसमें से जो वो राज्य है वो है हमारा दिल्ली। दिल्ली में कोई संघ नहीं है। क्यों नहीं है? दिल्ली हो गए, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र से सीधे संबंधित प्रदेश हैं, ठीक है। इनमें से ये लिखा है इस चीज़। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई कि भारत में 22 भाषाएं बोली जा सकती हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जैसे एसडीआई में भारत का स्थान कौन सा है? जो विकास सूचकांक एसडीआई में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो है हमारा 132वां। कौन है? 132वां, ठीक है। सेवा क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? सेवा क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? सेवा क्षेत्रक जो होता है वो निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्रक में किया जाता है। किसमें? तृतीय क्षेत्रक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारा, क्या कहते हैं, एक मिनट, उसको कहते हैं जेनेवा में। कहाँ हुई थी? जेनेवा, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो भारत में पारित हुआ था 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986 में, ठीक है। यहाँ से आपके खंडवा शुरू होते हैं। खंडवा में लगभग वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, काफ़ी तरह के प्रश्न मिलेंगे, एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको समझाऊंगा भी और चीज़ों को बताऊंगा भी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण का संक्षेप में अगर बताऊं तो बिस्मार्क जो थे बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नींव अपनाई। प्रशा के नेतृत्व में 3 युद्ध हुए और 1871 में एकीकरण पूर्ण हुआ। कब एकीकरण पूर्ण हुआ? 1871 में, ठीक है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ।
असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, ये सारी चीजें आप जानते हैं, इनको आराम से कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करा रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएंगे, वीडियो जो है हमारी सामाजिक विज्ञान की, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उत्तर पे लगभग 80 शब्दों में देना, फिर 4 अंक में से एक करना। मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण लिखिए, तो आप बता सकते हैं मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी परत के हवा या पानी के कारण बह जाना, और यही मृदा अपरदन कराता है। प्रमुख कारण जो है वन उन्मूलन है, वनों की कटाई, ये प्रमुख कारण हो जाएगा, बाकी और भी आप इसके कारण इसमें ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें से ज़्यादा पूछने और जानकारी की चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, 80 शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए, कहा जा रहा है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि सत्ता की साझेदारी होगी तभी देश में लोकतंत्र बरकरार रहेगा। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे आप लोग कह सकते हैं साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, सत्ता का एकीकरण होगा, तो कोई एक ही राजा मतलब एक ही शासन यहाँ पर शासन करेगा, तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, मानवों के अधिकारों का हनन होगा, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। संघवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, संघवाद की 2 विशेषताओं के बारे में वर्णन यहाँ पे पूछ रहा, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। विकसित देशों की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो विकसित देश वे होते हैं जहाँ निचले स्तर का व्यक्ति भी निचले स्तर के व्यक्ति की भी मांगों को सुना जाए और उसके उनके विचारों को रखा जाए। विकासशील देश वही होता है, ये तो होता नहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाती, विकास नहीं है। विकास क्या है, जब आपके सामान्य नागरिकों को भी समान न्याय मिले, वही विकास है। उसमें जब आपका सबसे निचले स्तर का व्यक्ति अपने जीवन में खुश हो, अपने जीवन में उस हाँ कह सके कि हाँ मैं भारत का निवासी और भारत मेरे प्रति हमेशा समर्पित रहता है, भारत मेरे न्याय को देखता है, भारत मेरे विचारों से समझता है, उसे ही विकासशील देश कहा जाता है, ठीक है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताना है, तो संगठित और असंगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें निश्चित होती हैं, जैसे सरकारी नौकरी, असंगठित में जैसे दिहाड़ी मजदूरी, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलेगा, 150 लगभग शब्द होने चाहिए उसमें, और 6 अंक का क्वेश्चन आएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उसके विस्तार से आपको वर्णन करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों को उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि हाँ ये करना, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी आंसर मिल ही जाएगा इसमें, मैं तो यही मानूंगा कि हाँ अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें कहा जा रहा है महात्मा गांधी के मतलब कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन करें, तो आप इसमें आसानी से जान सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपको बता भी सकता हूँ, पर समय बहुत कम है क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं बचा जितना आप लोग सोच रहे हैं। मात्र 18 से 20 दिन का समय बचा, 18 फरवरी से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे और टेंशन आप लोगों को हो जाएगी, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो मानसिक संबंधित कार्य है। भारत में मानचित्र दिशा दर्शाइए, और वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कौन सा स्थान है, वो अमृतसर है। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वो कौन सा स्थान है, वो है हमारा अहमदाबाद गुजरात में। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो मद्रास चेन्नई में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा अगर सिंपली आप लोग, तो यहाँ से आप लोगों के साथ कंप्लीट हो रहा है। भारत के किसी एक परमाणु केंद्र ऊर्जा का नाम मतलब मैप मिलेगा, उसमें आप लोगों को चिन्ह लगाना है। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र भी आप ऊपर एक मैंने बताया था, झरिया कोयला उत्पादन केंद्र, झरिया, ठीक है। झरिया कहाँ स्थित है, तो आप उसको वहाँ पर निशान लगा सकते हैं। भांगड़ नांगल बांध को आप निशान लगा सकते हैं कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें चिन्ह बताया गया है, ऐसे करना है या ऐसे करना है या ऐसे करना है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं किसी दिन इसी पे मैप को आपको दर्शा दूंगा, मैप से आप लोगों को चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज का सामाजिक विज्ञान के पेपर आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब आप कहेंगे इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया, वीडियो तो 40-45 मिनट की भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। देखो फालतू की पड़ी हुई, मैं सिंपली कह सकता हूँ फालतू है, वो कुछ नहीं है। आप वीडियो पूरा देखेंगे, आपको इतनी ही नॉलेज मिलेगी जितनी मैंने 8 से 10 मिनट में बताई, ठीक है। हाँ विस्तार से मिलेगी, पर विस्तार से बताने का इसमें कुछ था ही नहीं। वैकल्पिक क्वेश्चन थे जैसे मैंने बता दिया, मुझसे बोल के मैंने आपको समझा दिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।